नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि धनतेरस अभी निकला है और धनतेरस के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। 102 टन सोना दोबारा से वापस बुलाया गया है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा पड़ा हुआ था। वो भारत आया है, वो भी किस दिन? धनतेरस के दिन। तो पहली बात तो ये है कि आज छोटी दिवाली है। इसकी सबको शुभकामनाएं। जय सिया राम। और उमेश जी का भी इसी से हम स्वागत करते हैं। जय सिया राम। सर, हर एक चीज सिंबॉलिक होती है। धनतेरस वाले दिन हम हमेशा घर में भी पूजा करते हैं, कोई सोना चांदी का हम सिक्का रखते हैं और उसकी पूजा होती है। सर, 102 टन की पूजा, ये कौन सा पूजा है? क्या ये भारत दोबारा से सोना की चिड़िया बनने की राह के ऊपर है, तभी धनतेरस वाले दिन 102 टन सोना वापस बुलाया गया? सर, भारत देखा जाए तो बहुत सालों से, मेरे हिसाब से एक 7-8 साल से मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ कि भारत के सेंट्रल बैंक गोल्ड बाई करते जा रहे हैं। और आज की डेट में भारत के पास कम से कम 854 टन का गोल्ड है, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसके अंदर बोला जाता था, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कुछ 408 टन इंडिया में है और 446 टन बाहर है, ऐसा कुछ रेशियो था हमारे पास। ऐसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। और अभी देखिए, जैसे ही मैंने उस चीज पे नजर डाली है और आज आपने देखा है कि भारत ने 102 टन गोल्ड बाहर से बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट से भारत के अंदर मंगा दिया। तो एक तरह से एक सिंबॉलिक है इन नेचर। आज भी इंडिया के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास 510 टन गोल्ड इंडिया में है और 324 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड में इसके लिए रखा जाता है क्योंकि जो वर्ल्ड की जो एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसका कुछ लिक्विडिटी कंसर्न्स के कारण हम रखते हैं बाहर कि कभी जरूरत पड़ जाए फंड्स के लिए। बट अभी ऐसा हो रहा है कि जब भी यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और हमने देखा है कि रशिया के $300 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसको वेस्ट ने कन्फिस्केट कर लिया था, मतलब सीधा डकैती बोल सकते हैं। तो आज अगर फ्यूचर में एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो तो अमेरिका कोई भी कंट्री के गोल्ड को वो हत्या सकता है, वो सीधा बोल देगा मैं फ्रीज कर रहा हूँ। तो इसके लिए अभी जो कजान में जो सबमिट हुआ 22 से 24 के बीच में, वहां पे ब्रिक्स का एक पेमेंट मैकेनिज्म सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर हम ट्रेड करेंगे लोकल करेंसीज में, और उन लोकल करेंसीज का ट्रेड का जो सेटलमेंट होगा वो होगा गोल्ड में। इसके लिए क्या हो गया कि यहाँ पे अभी गोल्ड हमारे देश में रखना बहुत जरूरी हो गया है कि आगे जाके बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमें कोई तकलीफ ना आए। सेकेंड, ऐसा है कि भारत ने गिफ्ट सिटी भी लॉन्च कर दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सर्विसेज, IFSC लॉन्च किया है, IFSC सिटी बोलते हैं। इसके अंदर भी एक तरह से दे आर प्रमोटिंग बुलियन सेल, सिल्वर का बहुत बड़ा डीलिंग सब उधर होता है। कंसिडरेबली भारत अपने आप को पोजीशन करना चाहता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू हांगकांग एंड दुबई एंड सिंगापुर इन एशिया। थर्ड, जैसे लंदन मेटल एक्सचेंज है, चाइना ने शंघाई मेटल एक्सचेंज बना के रखा है। मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में भारत भी अपना एक मेटल एक्सचेंज बना सकता है। और ब्रिक्स में एक बात भी हुई थी कि हमें एक मेटल एक्सचेंज बनाना चाहिए। मेटल एक्सचेंज बनाने के लिए हमें उस तरह से एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ मेटल क्या है, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स क्या है, एक प्रोटोकॉल बनते जा रहे हैं। सेकेंड, हमारा जो ब्रिक्स के अंदर हमने एक पेमेंट बैंक भी बनाया है। पेमेंट बैंक में क्या होता है कि जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक करेंसीज है, डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है, उसमें ट्रांजैक्शन होगा। उसमें करने से क्या होता है कि आपके कन्वर्शन कॉस्ट लगते नहीं है। जैसे अभी डॉलर, अगर आपको ट्रेड करना है इंटरनेशनल ट्रेड आज की डेट में, तो आपको अगर $200 बाहर भेजना है तो उसके लिए आपको 6.25% आपको चार्ज लगता है। जब
ट्रेड हम डायरेक्ट लोकल करेंसी में करेंगे तो ये 6.25% जो चार्ज है वो लगेगा नहीं। और जनरली ये जो मैसेजिंग जो ट्रेड जो होगा वो बहुत जल्दी भी होगा, फास्ट एंड सीमलेस बोलते हैं। और जिसके कारण, और ये एक और एक चीज है, ये पेमेंट जो ये पेमेंट बैंकिंग का मैकेनिज्म बन रहा है, ये इसका जो सर्वर्स रहेंगे, इसका जो नोड्स रहेगा डेटा, इट विल बी स्टोर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से एक सेफ सिक्योर मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑपरेशनल भी हो रही है। आप देख लीजिए, आईएमएफ ने भी पूछा है ब्रिक्स को, ये ब्रिक्स पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है। अब गोल्ड का इंपॉर्टेंस कहाँ आता है? अगर इंडिया और रशिया बाई चांस गोल्ड भी ट्रेड कर रहे हैं और भारत के पास बहुत सारा रुपीज, अगर भारत रशिया को बहुत सारा रुपीज दे देता है और रशिया के पास रुपीज आ जाता है, तो उसका अगर वो कुछ कर नहीं पाता है तो उसका सेटलमेंट होगा गोल्ड में। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड इन लार्ज नंबर। अभी तो क्या है, सेटलमेंट ऐसा हो रहा है कि रशिया भी इंडिया से इंपोर्ट करता जा रहा है, पर कभी कभार अगर सिचुएशन गोज आउट ऑफ कंट्रोल तो सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड विल हैव टू बाई गोल्ड। उनको डॉलर का जो सर डॉलर का डोमिनेंस है वो नहीं चाहिए। सर डोमिनेंस को तोड़ने के लिए तो मुझे समझ आती है कि हमने अपना गोल्ड वापस बुलाना शुरू कर दिया। आगे गोल्ड बैक्ड सिस्टम ही चलने वाला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी उसी में होगा। भाई डोमिनेंस ही खत्म करनी थी तो हमने देखा कि भारत के अंदर भी एक आदमी है जिसकी बड़ी ही फैमिली की डोमिनेंस रही है पॉलिटिक्स के अंदर। आज पता लगा है उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। जो हमारी कंसल्टेटिव कमेटी होती है एक्सटर्नल अफेयर्स की, ये बोलकर कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क ये भस्मासुर बनता जा रहा है। सर एक तरफ तो हम गोल्ड को लेकर आ रहे हैं धनतेरस वाले दिन, और धनतेरस वाले दिन इसको गोल्ड वाली जूता डालकर इसको लात मारकर बाहर भी निकाल दिया, क्योंकि युवराज है इसलिए हम नॉर्मल जूता जो होता है चमड़े का उससे लात नहीं मार सकते थे, सोने के जूते से लात मार के बाहर निकाला है। आपको लगता है ये भी एक सिंबॉलिक है इसको फॉरेन अफेयर्स की कमेटी से बाहर निकालना? सर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी के जो अब्रॉड ट्रिप्स है वो जब बाहर जाते हैं तो हमारी सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। इसका एक ही रीजन है, ही वांट्स टू कीप हिज मूवमेंट कंसील। वो बताना नहीं चाहते हैं कि वो किससे मिल रहे हैं, कितने टाइम के लिए मिल रहे हैं। और इस टाइम पे अगर उनको एक ऐसी कमिटी में रखा जाए जिसमें इम्पोर्टेंट मैटर्स डेटा शेयर होते हैं, तो मालूम नहीं है ये आदमी क्या करेगा। और आपको मालूम है 2008 में जब वो चाइना गए थे, जहाँ पे वो वहाँ पे उन्होंने सीसीपी के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया। वो एग्रीमेंट क्या है किसी को नहीं मालूम। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। बट उस एग्रीमेंट के बाद हमने देखा है कि चाइनीज इंटरेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत सारे लीवेज दिए। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, एक तरह से बहुत जगह पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अलाउ किया इन सिक्योरिटी, इन क्रिटिकल नेशनल एरियाज में जो नहीं होना चाहिए। और सर आप अभी भी देखिए, हमारे पास 854 टन गोल्ड है, उसमें भी अभी भी आरबीआई के पास सिर्फ 510 टन गोल्ड इंडिया में। कम से कम आज भी 300 प्लस टन गोल्ड बाहर है। फ्रांस जो कंट्री है उसके पास उसका 91% गोल्ड उस फ्रांस के पास खुद के पास है, सिर्फ 9% रखा है। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके एटलीस्ट 200 टन गोल्ड और आएगा इंडिया में। भारत चाहेगा कि अपना सोना अपने पास ही रखे, और उससे उस गोल्ड रखने से हम अपना खुद का एक मेटल एक्सचेंज भी बना सकते हैं। एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड भी इसमें हो सकता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इधर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गोल्ड अपने पास ही होना चाहिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखने का कोई फायदा नहीं है। ये वही कंट्री है जो हमारे से ही गोल्ड लूट कर बाहर ले गई थी, और कांग्रेस ने अपने टाइम पर यही लुटेरों के पास अपना गोल्ड भी रख दिया। अब उसे ऐसा ऐसा कर कर वापस लेकर आया जा रहा है। और एक आर्टिकल आया था चाइना के अंदर कि भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके पास गोल्ड सिर्फ 400-500 टन है, लेकिन जो लोग हैं उनके पास 25,000 टन, जो इंडियन विमेन है
मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, कॉकरोचों की बात नहीं कर रहा। वो जो है हिंदू लेडीज के पास 25,000 टन तो हमारे पास गोल्ड है। यानी कि अगर दुनिया का पूरा गोल्ड नापा जाए उसमें से 50-60% तो हमारी अकेले की कंट्री के पास है। यानी कि सोने की चिड़िया ये पहले से था, अभी उसको रियल टर्म्स में सोने की चिड़िया बनाने का काम दोबारा से शुरू हो गया है। पूरा सोना यहाँ पर आया जा रहा है। सर आपको लगता है कि आगे जाकर जो सोना है, चांदी है, इसके दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि डिमांड गोल्ड की बढ़ती जा रही है? देखिए सर, अगर दो इंडिकेटर्स है जो मैंने आपको बता दिया था कि जो ट्रेड का जो सेटलमेंट होगा वो होगा, का जो सेटलमेंट होगा वो गोल्ड में ही होने वाला है। अगर कोई कारणवश रशिया के पास बहुत सारे रुपीस एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाया, तो वो रुपीस के बदले गोल्ड ही मांगेगा। और इंडिया के पास खुद का गोल्ड होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे ट्रेड के हिसाब से अगर हमें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो सेंट्रल बैंक अक्रॉस द गोल्ड विल बाई गोल्ड। चाइना रोज गोल्ड बाई करता जा रहा है। इट इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, इंडिया नहीं है। थोड़े दिन पहले पोलैंड ने बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट किया था। सऊदी अरेबिया 160 टन का गोल्ड इंपोर्ट करके उसने आईएमएफ को बताया भी नहीं। तो जब सेंट्रल बैंक गोल्ड लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? गोल्ड इज एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ने का है। और इन्फ्लेशन इसके लिए बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका डॉलर छाप छाप के बाजार में डाल रहा है। जो मनी अंडर सर्कुलेशन, डॉलर अंडर सर्कुलेशन 2020 में $3 ट्रिलियन का था, उसको 2022 तक वो 8.5 ट्रिलियन चले गया। और अभी एक और एक राउंड ऑफ मॉनिटरी ईजिंग आया हुआ है। लास्ट टाइम 0.5 बेसिस पॉइंट उन्होंने रिड्यूस किया है। और अभी भी बात चल रही है कि नवंबर 6-7 को शायद अनदर राउंड ऑफ कट होगा। इस टाइम 0.25 बेसिस पॉइंट कट होगा। तो जब ये लोग रेट कट करते हैं, उसके साथ ही इनकी मनी प्रिंटिंग भी एक्सेलरेट हो जाती है। आज वर्ल्ड में डॉलर घूम रहा है $8.5 ट्रिलियन। इसको ये लोग कम से कम मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर तक $17 ट्रिलियन तक करने वाले हैं। इसका मतलब ये होगा कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, एसेट के प्राइस भी बढ़ेंगे। और जब एसेट्स के प्राइस बढ़ेंगे तो गोल्ड और सिल्वर डेफिनेटली बढ़ने का ही है। और देयर इज अ टॉक अबाउट रीवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। आज सेंट्रल बैंक अपना जो गोल्ड का जो प्राइस है, दे आर कीपिंग ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। मतलब आज करंट प्राइस पे नहीं रख रखे हैं। उनके जो गोल्ड है वो $35, जो $35 एन आउंस है, उसके हिसाब से ही रख रखा है उन्होंने। और आज है $2700, 2700 या $2800 है। तो ये रीवैल्यूएशन जब होगा तब उनका जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच है वो कम हो जाएगा। और बात यहाँ तक चल रही है कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर एक तरह से एक सिस्टम भी आ सकता है कि गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिविजुअल्स के गोल्ड रखने की एक समय सीमा भी तय कर सकते हैं कि आप इतना ही गोल्ड रख सकते हैं। उसके बाद जो भी गोल्ड है यू विल हैव टू डिपॉजिट विद द ट्रेजरी। ये प्रेसिडेंट ऑलरेडी 1935 में अमेरिका में हो चुका है। इसके लिए लोग वहां पे गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बट जिस हिसाब से गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है और जिस हिसाब से अमेरिका पैसा छाप के, डॉलर छाप के बाजार में डाल रहा है और सेंट्रल बैंक गोल्ड ले रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खेला हो रहा है वर्ल्ड में। ये सब इंडिकेटर्स है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारे इंडिकेटर हैं। और एक और मैं खबर दे दूं आपको चाइना से भी, कि चाइना में एक मीटिंग होनी थी, जो मैं पहले बोला था आपको कि इलेक्शंस, अमेरिका के इलेक्शंस के इमीडिएटली बाद एक मीटिंग आएगी और वहाँ पर स्टिमुलस पैकेज दिया जाएगा चाइना के अंदर। वो मीटिंग, अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, वो मीटिंग इन्होंने जो नवंबर एंड में करनी थी वो 4 नवंबर को शुरू करनी है और 8 नवंबर तक चलेगी। यानी कि अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट बनने वाला है उसके हिसाब से उसी के दौरान इन्होंने अपनी मीटिंग रख ली। 2 फाइलें तैयार हैं। अगर कमला हैरिस बनती है तो कौन सी फाइल खोलनी है, और अगर ट्रंप जीतता है तो कौन सी फाइल खोलनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन्होंने वो 5 दिन की मीटिंग
उसी टाइम पे जब अमेरिका में इलेक्शंस हैं उसी टाइम रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे जाकर दुनिया में क्या होने वाला है, क्या कुछ है, कौन सी तैयारियां सारी दुनिया ने सर करनी शुरू कर दी हैं। चाइना घबराया हुआ है और इन्होंने मीटिंग भी इस टाइम पर पहली बार है कि जो मीटिंग 2026 में होनी थी वो प्रीपोन कर 2024 में, वो भी कब, जब अमेरिका के इलेक्शंस हो तब रखी है। सर एक और एक चीज बताना चाहूंगा, चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है जो उन्होंने अनाउंस करने वाले हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, इट इज लाइक 1.6 ट्रिलियन यूएसडी। और आप समझ लीजिए इट इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ इंडिया जीडीपी, इतना बड़ा उनका पैकेज है। और वो चाइनीज इकोनॉमी का 6% है। तो ये स्टिमुलस पैकेज चाइना खुद दे रहा है सिटीजन को। यूएस ने तो आप समझ लीजिए 3 ट्रिलियन जो उनकी करेंसी इनटू सर्कुलेशन थी उसको बढ़ा के 8.5 ट्रिलियन 2020 में ही कर दिया था। मतलब क्या है, छाप के आपके सिटीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उन्होंने 5.5 ट्रिलियन तो और पहले डाल दिए और एडिशनल 8 ट्रिलियन और डालेंगे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका का जो स्टिमुलस है, इट अनडिक्लेयर्ड स्टिमुलस है, दैट इज प्रोजेक्टेड टू बी 5 टाइम्स ऑफ चाइना। चाइना तो तो चाइना ने चाइना जो, चाइना ने तो डिक्लेयर कर दिया कि अब ये इतना पैसा जब बांटने वाला है। अमेरिका का तो कुछ फिगर ही किसी को नहीं मालूम। तो सही बात है, तो इसलिए प्रेशर और गोल्ड के ऊपर बढ़ने वाला है, ये बिल्कुल क्लियर है। सर गोल्ड के ऊपर प्रेशर तो आएगा और गोल्ड बढ़ेगा भी, और उसी हिसाब से रैपिड फंड यहाँ से वहां डिप्लॉय भी होने वाले हैं। मतलब इमर्जिंग मार्केट में एक मार्केट से फंड्स निकलेंगे, दूसरे मार्केट में जाएंगे। आपने 1998 से ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस की बात सुनी होगी। यस, ऐसा सिचुएशन आ सकता है वापस। चलिए आप देखते हैं कि इस सिचुएशन में से मोदी जी कैसे इस देश को बाहर निकालेंगे, क्योंकि सर सिचुएशन डाइसी है। डाइसी भी सर इसलिए है कि युद्ध का माहौल है पूरी दुनिया में और अमेरिका नहीं चाहता कि ये माहौल कभी भी ठंडा हो। सर आपको ये समझना पड़ेगा, गोल्ड लाने का कोई ना कोई रीजन भी तो है ना। सडनली 200 हम्म टन गोल्ड बाहर से लेके आ रहे हैं और आगे भी मेरे हिसाब से और 200 टन आने वाले हैं। तो इसका मतलब समझ जाइए कि मोदी जी कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी में भी हो सकती है। और सर मोदी ये जी वैसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे जो पुतिन जी ने किया था। अगर उनको यूक्रेन पे हम्म अटैक करने थे तो अपने $300 बिलियन के जो उनके जो रिजर्व्स है उसको लिक्विडेट करते या किधर उसको बेच के रशिया में लाते। तो इंडिया अगर कोई मिलिट्री एक्शन करेगा तो ऐसा देखेगा कि उसको इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर भी न कर सके कोई भी। इसके लिए अपने गोल्ड लेके आ गया। अभी उन्होंने ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम भी बना लिया है। आगे जाके इंडिया यूनिलैटरल ऑपरेशन जो करना चाहे कर सकता है। अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। कल अगर पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे अगर इंडिया हमला करके उसको ले लेता है, ना तो यूएस उसके एसेट फ्रीज कर पाएगा, ना उसको स्विफ्ट सिस्टम से अगर उसने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर भी निकाल दिया इंडिया को, तो ऑलरेडी ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम रेडी है। तो उसमें नुकसान यूएस को ज्यादा है। तो एक तरह से बहुत ही बैलेंस करके काम चल रहे हैं। चाइनोमिक्स जैसे चल रही है मोदी नॉमिक्स, उसको समझना थोड़ा कठिन है लोगों के लिए। बट अगर उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो एक बहुत ही उम्दा कदम है, मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया सर। ये जो आपकी पंच लाइन अभी कि कोई बहुत बड़े एक्शन से पहले सारा जो हमारे एसेट्स बाहर पड़े हैं, गोल्ड पड़ा है, उसे वापस बुलाया जा रहा है ताकि इसे कोई फ्रीज भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। हर चीज हमारे कंट्रोल में होगी। कुछ बड़ा मोदी जी करेंगे, ये मुझे भी पूर्ण विश्वास है। मैं भी वेट कर रहा हूं कि मोदी जी कब वो बड़ा एक्शन लेंगे। चाइना के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही दुम दुबाकर पीछे भाग गया है। दूसरा है जिसकी दुम काटने वाली है, मुझे लगता है उसका टाइम आ गया। योगी जी ने बोला भी था कि हम अगले 6 महीने में एक बंदे की दुम काटने वाले हैं। मुझे लगता है शायद उसी की तैयारी है। सर पाकिस्तान की हालत ये है कि आज $1.4 बिलियन का जो उसको एडिशनल लोन चाइना से मांग रहा है। और मेरे हिसाब से चाइना ने अपने जो पेमेंट्स है पीआरआई के जो सीपेक के इन्वेस्टमेंट है उसको राइट ऑफ भी कर दिया है।
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो उसको मालूम है कि पैसा लगा सकते हैं, पैसा निकाल नहीं सकते। बस मेरा ये आपको यही समझना, यही आपको समझाना था कि जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में ये जो सिग्नल दे रहे हैं, इसके अंदर वी आर, हम अपनी क्या बोलते हैं, आर्थिक संप्रभुता, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। शायद नहीं तो बिल आईएमएफ के चीफ, वर्ल्ड बैंक के चीफ, यूएस के जो गवर्नमेंट रहती है, वो हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज पहले डिक्टेट करती थी कि आप ऐसे करिए। हमने रशिया से तेल लेना चालू रखा, जबकि वेस्ट ने इतने प्रेशर किया। उन्होंने प्रेशर चाइना को नहीं किया, उन्होंने प्रेशर इंडिया को ही किया। और आज इंडिया रशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हो चुका है। और ओनली ड्यू टू रशिया इंडिया वॉज एबल टू स्टेव ऑफ द, ये जो पिछले 870 या 880 दिन से पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है, ऊपर से 2 रुपए कम ही हुए हैं इंडिया में, जबकि वर्ल्ड ओवर एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए। पाकिस्तान इकोनॉमी दिवालियत के कगार पे हो चुका है। कुछ लोग बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बिल वहां के रेंट से ज्यादा हो चुका है। यूरोप में एनर्जी बिल बढ़ गए हैं, पावर बिल उधर बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ पे हम अगर कंट्रोल कर पाए, इट वॉज ओनली ड्यू टू द डिप्लोमेसी एंड एफर्ट्स ऑफ मोदी जी। उनका जो करिश्मा है, जो उनका जो रैपो है पुतिन के साथ, और तो उन्होंने इंश्योर किया कि कोई भी इंडिया को तो आर्म ट्विस्ट न कर पाए। और मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से एक और एक न्यूज आ रही है, अनकन्फर्म्ड है, कि भारत रशिया से SU-57 जेट ले सकता है। और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट रहेगा, जो भारत को बहुत जरूरी है चाइना के JF-20 और FC-31 जेट के लिए। क्योंकि अमेरिका के F-35 तो इंडिया लेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जी के जो इंजन है नहीं दिए, उन्होंने सारे इंजन साउथ कोरिया को दे दिए। क्योंकि साउथ कोरिया को पोलैंड को फाइटर जेट बेचना था, उन्होंने 50 फाइटर जेट भेजे, और हमें जो जी का F-404 इंजन चाहिए था, वो का वो इंजन उधर दिया। फ्रांस इतना बोलने के बावजूद भी दाम कम नहीं कर रहा है। और इसके हिसाब से हमें लगता है कि इंडिया सुखोई 57 प्लेन ले सकता है, क्योंकि रशिया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए भी रेडी है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, आर्मीनिया जो रशिया का पहले, जो यूएसएसआर का भाग था पहले, और रशिया पे टोटली डिपेंडेंट था, उसने भी बोल दिया कि वो सुखोई 30 जो जेट्स है, फाइटर जेट्स है, वो रशिया से नहीं लेगा, वो इंडिया से लेगा। रशिया ने टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर पूरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कर दिया है, और इंडिया ने उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी किए हैं। तो इस हिसाब से इसकी तरह से हम समझ सकते हैं कि हाउ द वर्ल्ड, ये जियोपॉलिटिक्स में कैसे वी आर एबल टू अकोमोडेट एंड कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट विद ऑल द कंट्रीज। इसको बोलते हैं आर्थिक संप्रभुता और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। जो सर मैं बोलूंगा इसे वैदिक, ये वैदिक अर्थशास्त्र है, और इसी तरह से चलता है वैदिक अर्थशास्त्र, संपन्न भी, संपूर्ण भी, और पूरा अपने कंट्रोल में भी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की बात जब मोदी जी बोलते हैं, वो हर लेवल के ऊपर है। वो बेशक कंट्री को चलाना हो, बेशक वो मिलिटरीली हो। और जैसे अभी सोना वापस आया है, क्लोजिंग कमेंट में मैं यही बोलूँगा, जो मुझे समझ आया सारा आपके साथ बात करके, कि कुछ बड़ा अब होने वाला है। मोदी जी अगर ये सारी चीज़ें वापस लेकर आ रहे हैं, वाई नाउ? वो अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी 100 टन कुछ महीने पहले ही आया था, अब 102 टन और वापस आ गया है, बाकी का 200 टन भी आने वाला है। यानी कि कुछ बड़ा तो होगा, जिसके कारण ये सारी प्रिपरेशन होनी शुरू हो गई है। शायद रशिया की गलती से हमने सीख लिया। सर एक और एक चीज है कि चाइना ने जिस हिसाब से डिसएंगेज किया है सारे पॉइंट से, मैंने सुना डेप्सांग और डेनचोक से भी वो लोग अपने स्ट्रक्चर्स हटा रहे हैं। उन्हें भी समझ में आ गया है कि इंडिया का मार्केट उन्हें चाहिए। अगर उनको सस्टेन करना है चाइना एज ए कंट्री, दे नीड इंडियन मार्केट, दे नीड द
दे नीड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। और मेरे हिसाब से जो चाइना का जो बोलते थे कि पाकिस्तान के साथ कि वी आर फेयर वेदर फ्रेंड, ट्रू वेदर फ्रेंड, वो फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। क्योंकि कहीं भी देखिए, इंडिया में कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि चाइनीज नेशनल को मार दिया है, ये कर दिया है। पाकिस्तान में चाइनीज नेशनल को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनके 23 इंजीनियर को मार दिए। और पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्ट करके उसके पैसे खोए हैं और इंडिया से कमाया है। और ये समझ गया है चाइना, और मेरे हिसाब से उनको भी लग गया है कि भारत से दुश्मनी करके कोई मतलब नहीं है। उनको अपने हिसाब से काम करने दो, हम अपने हिसाब से काम करने दो। दोनों एक दूसरे को सैबोटाज करेंगे जिसमें दोनों का नुकसान है। बिल्कुल अगर सही है। चाइ- मेरे अगर अगर पाकिस्तानी चैनल्स ने मुझे बुलाया भी था कि सर ये पीछे चाइना वाले पीछे हट क्यों गए हैं। तो मैंने बड़ा क्लियरली बोला कि हमारी डील हो गई है, आप ताइवान में कुछ भी करिए, हम पीओके में कुछ भी करें, ना आप बोलोगे ना हम बोलेंगे, इसलिए डिसएंगेजमेंट हुआ है। तो पाकिस्तानियों को वहीं पर सांप सूंघ गया था। सर हमारे पास 3 टी है, मैंने बताया था आपको, ताइवान, तिब्बत और तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान, जो चाइना अपने आप को जिंगजियांग प्रोविंस बताता है। ये 3 इश्यू अगर हम कंटिन्यूअसली अगर इंटरनेशनल फोरम्स पे रेस करेंगे तो चाइना का विघटन हो जाएगा। चाइना विल कोलैप्स लाइक सोवियत यूनियन, ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। तो अब मेरे हिसाब से कुछ बड़ा होने का है, शायद हो भी सकता है। और इसमें हम चाह रहे हैं कि कुछ भी एक्शन करने से पहले हम ग्लोबल सपोर्ट ले चुके हैं कि कल अगर हम एक्शन लें, ना तो यूएस कुछ बोलेगा, ना यूके कुछ बोलेगा, ना कनाडा कुछ बोलेगा, ना मिडिल ईस्ट से कोई न्यूज नॉइस आएगी, ना रशिया कुछ बोलेगा, ना ही चाइना बोलेगा। तो डिप्लोमेसी में अगर काम करना होता है तो सबकी रजामंदी, सहमति और उनको कॉन्फिडेंस में रख के करना पड़ेगा। और सामने वाले को बताना पड़ेगा कि अगर आपका ये दुश्मन है पाकिस्तान, ये भीखमंगा नेशन, अगर ये ऐसे ही रहा, ये सबको खत्म कर देगा। और आप देखिए पाकिस्तान जहां पे भी जाता है सब जगह से पैसे मांगता रहता है। सऊदी अरेबिया ने उनसे अभी 10,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड उनसे अपने नाम से लिखवा लिया है। तो मतलब आप देख लीजिए कि जैसे जैसे अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करता है, या तो उसको अपनी लड़कियां बेचनी पड़ती है चेक सर्विसिंग के लिए, या डोंकीज बेचना पड़ता है, या अपने लैंड बेच रहे हैं। तो इसका ये बोलते हैं ना, जर, जोरू और जमीन, तीनों वो नीलाम कर रहा है। तो उससे क्या बात कर सकते चलिए हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी सब बढ़िया है। जय सिया राम। बिल्कुल सर। और आगे भी एक तरह से दरखास्त है चैनल के सब्सक्राइबर्स को कि आप जय सिया राम लिखते रहिए, इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन हर जगह पहुंचेगी और भारतवर्ष के लिए बढ़िया रहेगा। और इस चैनल पे हम यहाँ पे आके आपको अनफिल्टर्ड ट्रूथ बताते हैं। वी आर नॉट सीकिंग एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी ऑफ यू। अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है, अपील है कि आप गौ माता को सेवा करिए, आप किसी के एजुकेशन स्पॉन्सर करिए, किसी को कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं लगता है कि आप उसके लिए सेटअप जरूरी है, कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल मोबाइल फोन से आप काम कर सकते हैं। इतना इजी है और सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें हम लोग कोई भी इसमें एजेंडा ड्रिवन नहीं है और पूरा डेटा और फैक्ट से बात कर रहे हैं। बस इतना ही आपसे दरख्वास्त है कि आपकी लक्ष्मी का भी सदुपयोग करिए। किधर भी किसी को भी जिसको जरूरत नहीं है उसको देने की जरूरत भी नहीं, जिसको सही बात है जरूरतमंद सर। को दीजिए। बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम, जय हिंद। जय हिंद, जय सिया राम।